अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी के मेहमान के साथ ईरज हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे मेहमान हैं तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। आपकी ये जो तंजीम है, तहरीक है, इसका आगाज़ कब हुआ और आपने बरतानिया में इसकी बुनियाद कब रखी? तहरीक कश्मीर बरतानिया का आगाज़ 1985 से हुआ, लेकिन 1980s के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें मकबूजा कश्मीर की भी नुमाइंदगी मौजूद थी, कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी मौजूद थी जी। तो उन्होंने मुश्तरका तौर पर यह डिसाइड किया कि बैरून सतह के ऊपर, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक तहरीक होनी चाहिए। जब मसला कश्मीर को के अंदर जब एक मोमेंटम वहाँ पे कायम हो चुका था तो उसकी आवाज़ बनकर, मज़लूम कश्मीरी की आवाज़ बनकर उस मसले को उजागर करें। तो सैयद असामुद्दीन शहीद एडवोकेट मकबूजा कश्मीर से बरतानिया आए, उन्हें बरतानिया बार का दौरा किया और उसके बाद ये इनका 3-4 साल उनको लगे। उसके बाद 1985 में जुलाई के अंदर इस तहरीक की बुनियाद रखी गई थी। अच्छा, उसके बाद आपको तहरीक की बुनियाद रखने में, क्योंकि और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं जो कि कश्मीर इशू को उजागर करने के लिए काम कर रही हैं, तो आपकी जो ये तहरीक कश्मीर है, इसमें क्या चीज़, आप किस चीज़ को मेन हाईलाइट करते हैं? देखें, तहरीक कश्मीर बरतानिया का जब क़याम अमल में लाया गया तो ये था कि जो इंडियंस हैं वो सियासी जमातों से बालातर होकर हमारे नैरेटिव को काउंटर करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, तो हम भी सियासी वस्तियों से बालातर होकर, मसल की वस्तियों से बालातर होकर एक ऐसी तहरीक का क़याम अमल में लाया जाए। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 80s में वहाँ पर उस तरह की कोई एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा पोलिटिकल एक्टिविटीज़ होती भी नहीं थी, लेकिन पहले ही वो हमारी जो मकबूजा कश्मीर की क़यादत है, बेस कैंप की क़यादत है, इन्होंने सोचा कि वहाँ पर ऐसी तंजीम का क़याम अमल में लाया जाए। तो इसी तरह तहरीक कश्मीर बरतानिया जो तमाम जमातों की नुमाइंदा तंजीम है, जो पाकिस्तान से वाबस्ता लोग हैं इसमें शामिल हैं, कश्मीर से लोग वाबस्ता इसमें शामिल हैं, दुनिया भर में कोई भी कश्मीर की आज़ादी को की सपोर्ट करता है, चाहे वो किसी मसलक से, किसी मज़हब से, किसी रंग नस्ल से है, वो तहरीक कश्मीर बरतानिया का मेंबर बन सकता है, तहरीक कश्मीर बरतानिया का सदर बन सकता है, तहरीक कश्मीर बरतानिया के शूरा का मेंबर बन सकता है। तो इसको हमने ओपन किया है कि एज लॉन्ग एज वो इस जो बुनियादी जो नुक्ता है इसकी सपोर्ट करे कि कश्मीरियों को उनका पैदाइशी और जायज़ हक और आज़ादी मिलना चाहिए और कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला खुद कश्मीरी करेंगे। ये सिर्फ बेस तो आपका यूके में है, बरतानिया में है, लेकिन पूरा इसको आपने फैलाया हुआ है पूरे यूरोप में, बाकी जगह पर भी आपके पूरे यूरोप के अंदर इसकी ब्रांचेज हैं। कोई ऐसा यूरोप का मुल्क नहीं जहाँ पर इसकी ब्रांचेज ना हो। वहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीके से ये काम हो रहा है। तो इसके हवाले से वहाँ पर आया, हम दौरे भी करते हैं, वहाँ पर हम जुलूस भी करते हैं, जलसे भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं। अवामी बेदारी के लिए आप क्या करें? लेकिन जो इफेक्टेड हैं कश्मीर में लोग और जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सारे पाकिस्तानी मानते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वहाँ पर आपने ये तहरीक का आगाज़ किया, तो वहाँ के लोगों को इंटरनेशनली किस तरह से आप लोगों को वहाँ पर ये मैसेज पहुँचाते हैं? देखेंगे 72 साल गुजर चुके हैं, भारत ये नैरेटिव सेल करने की कोशिश कर रहा है कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का टूट अंग है, लेकिन 72 सालों में उसको एक ऐसा मुल्क नहीं मिल सका जो भारत के इस नैरेटिव को माने भारत के इस नजरिए को माने। मैं समझता हूँ कि ये हमारी सक्सेस है कि स्वार्थी सतह के ऊपर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी या कश्मीरी कम्युनिटी है जो इस काज को आगे लेके बढ़े। इस हवाले से हमने अवामी बेदारी के हवाले से 5 अगस्त के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि 5 अगस्त का जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35 नरेंद्र मोदी ने की, उसने मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने की बात की, वहाँ पर उसने लॉकडाउन किया, 7 माह हो गए लॉकडाउन। इस हवाले से हमने 150 से ज़्यादा हमने वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे किए। यूरोप का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा ना हो, बरतानिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा ना हो। बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी निकल कर हमारे जो डायस्पोरा ने रोल अदा किया। इस हवाले से मैं बताऊँ कि जब 5 अगस्त को लॉकडाउन हुआ तो पहला प्रोग्राम 9 अगस्त को बर्मिंघम में एक बहुत बड़ा तारीखी एहतजाजी मुजाहरा हुआ। फिर 15 अगस्त को तो बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा इंडियन हाई कमीशन लंदन में हुआ। और उसी दिन जब भारत यौम आज़ादी मना रहा था, पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरी यौम स्याह के तो मना रहे थे। नॉर्वे के अंदर एहतजाजी मुजाहरा हुआ, डेनमार्क में हुआ, पोर्चुगाल में हुआ, स्पेन में हुआ, मिलान में हुआ, जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ, पोलैंड में हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ। कोई ऐसा मुल्क नहीं है यूरोप का जहाँ पर इसी तरह जो हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने उस दिन एहतजाजी मुजाहरे किए।
लेकिन इस सिनेरियो में जब हम देखते उस वक्त जो पार्लियामेंट बंद थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, जब लॉकडाउन था ब्रिटिश पार्लियामेंट बंद थी, तो 3 सितंबर को हमारे कश्मीर डायस्पोरा ने, पाकिस्तानी डायस्पोरा ने एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया, जिसका आगाज पार्लियामेंट स्क्वायर से हुआ और इंडियन हाई कमीशन था। लेकिन उस दिन की अहमियत इस वजह से थी कि 3 सितंबर को पार्लियामेंट का सेशन जारी था, पहला दिन था, अंदर फुल पार्लियामेंट मौजूद थी। तो वहाँ पर 20 से 25 एमपीज का क्वेश्चन टाइम था जो फॉरेन सेक्रेटरी से उन्होंने करना था। 1:30 बजे का टाइम था। 1:30 बजे के इस टाइम में हजारों लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर इकट्ठे थे। तो जिन एमपीज को मौका मिलता है वो हमें कोई नहीं पता वो कौन सा सवाल करेंगे, लेकिन ये हमारी अवामी सतह पर मोबिलाइजेशन थी कि 20 में से 15 एमपीज ने उठ के जो सवाल किया वो कश्मीर पर किया। उन्होंने कहा कश्मीर के अंदर ये सूरत हाल है, जुल्म हो रहा है। तो फॉरेन सेक्रेटरी कहने पे मजबूर हो गया कि ह्यूमन राइट्स कभी भी बायलैटरल नहीं होते और बरतानिया को इंटरवीन करना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरवीन करना चाहिए और ह्यूमन राइट्स जो वहाँ पर की वायलेशन को वायलेशन कर रहा है इंडियन आर्मी जो कमिट कर रही है उसके ऊपर एक्शन लेकर उस पर बंद करना चाहिए। तो ये हमारी सफारती सतह के ऊपर कामयाबी। इसी तरह यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे फिल बैनियन है उन्होंने हमें कहा कि मैं वहाँ की जो फॉरेन अफेयर कमेटीज में ये मसला उठाऊंगा कि जो भारत पर सैंक्शंस की बात की जाए। ये यूरोपियन पार्लियामेंट थी जब रशिया ने यही काम क्रीमिया के खिलाफ किया तो रशिया के खिलाफ आप सैंक्शंस की बात की, सैंक्शंस लगाई। आज वही काम इंडिया ने जम्मू कश्मीर का, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को स्क्रैप कर दिया, उसको खत्म कर दिया थ्रू एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35 है। तो आज आप क्यों खामोश तमाशाई है? फिर बेशुमार मेरा यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो जहाँ बरतानिया से दीगर ममालिक से उन्होंने यूरोपियन यूनियन के अंदर इस मसले को उठाया, वहाँ पर बात की, उनके फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटीज है उसमें बात की। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़े लेवल के ऊपर भारत के चेहरा एक्सपोज हुआ और यही बात है कि इतनी बड़ा मोमेंटम हमने कायम किया पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया के अंदर कि आज हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में आप कश्मीर के हवाले से आप कोई भी चीज़ लिखें तो आपको सैकड़ों जो ना इंटरनेशनल मीडिया की खबरें आपके पास सामने आ जाएंगी। गार्डियंस के तो कई आर्टिकल्स, इंडिपेंडेंट के कई आर्टिकल, नरेंद्र मोदी के न्यूयॉर्क टाइम्स को, वाशिंगटन पोस्ट, आप देखें कि कई आर्टिकल्स उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस ज़ालमाना इक़दाम के खिलाफ लिखे हैं। तो ये समझता हूँ कि हमारी सफारती सतह के ऊपर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं लंदन में मौजूद था तो एक बैरिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं 72 साल हो गए, मेरी उम्र है, 40 साल से इस तारीख से वस्ता हूँ, लेकिन मैंने भी बहुत एक्टिविटीज़ देखी हैं, बहुत से एहतजाजी मुजाहरे देखे, लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा निकला है पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने कंसर्न शो किया है और बाकी भी जो वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं वो निकले हैं, इससे मुझे महसूस हो रहा है कि इंडिया ने कब्जा तो 5 अगस्त को किया हकीकत में, जिस तरह हमने रिस्पांस दिया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर इंटरनेशनल लेवल पर नए फेज पे दाखिल हो चुकी है। जो फोर्स नैरेटिव, जो लॉजिक माजी के अंदर जो कांग्रेस की सूरत में या ये जो मकारी की तरह और मतलब उसको आप कह सकते हैं कि एक वो जिस तरीके से वो पेश करते थे, आज वो लॉजिक नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल खत्म कर दिया। ये तो आपका सफारती सतह पर होगी ना आपकी जो एक्टिविटीज हैं। सियासी सतह पर आप अपने इस इशू को इस प्लेटफॉर्म से उजागर करने के लिए क्या करते हैं और कितना उसको तस्लीम किया जाता है वहां पर? देखिए, सियासी सतह पर तस्लीम की ये बात है कि दुनिया का कोई ऐसा अदारा नहीं है जो मसला कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड मसला न समझे, उसको एक मतनाज़ा मसला न समझे। ये हमारी जो सियासी सतह के ऊपर एक ठोस बुनियाद है। और जहाँ तक देखिए, मसला तो समझते हैं ना, सब सारी दुनिया समझती है, सब लोग कहते हैं कि वाकई ये मसला है, उसके सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए सियासी तौर पर क्या किरदार अदा कर रहे हैं वो लोग? देखिए, अभी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2 मरतबा ये मसले को डिबेट हुआ है। यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स 72 सालों में देखें, हमारी प्रोग्रेस देखें कि 72 सालों में हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स के हवाले से नहीं था। गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर हमारे जो पास 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें भारत का चेहरा एक्सपोज किया। तो मैं समझता हूँ कि माजी के अंदर जो हमारे चैलेंजेस थे, जिस तरह शिमला अकॉर्ड है या बाकी भी हमने कोई ऐलान लाहौर किया, ये सारी चीज़ें की,
तो इसकी बुनियाद के ऊपर हम आलमी सतह पर रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ये वाज़ेह तौर पर जो पैगाम दुनिया को पहुंचाया नरेंद्र मोदी की, आपको इंटरवीन करना चाहिए। अब दुनिया सालसी की बात करती है, मतलब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की बात की, ये अलग बात है कि किस लेवल की सालसी की बात की, ये तो चीज़ें डिबेटेबल है, लेकिन दुनिया बात कर रही है, दुनिया कह रही है कि मैं इंटरवीन करने के लिए तैयार हूँ। और जिस तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने दुनिया को ये मैसेज पहुंचाया है कि अगर आप इंटरवीन नहीं करेंगे तो दो ममालिक के दरमियान जंग का खतरा हो सकता है, और उसको जनरल असम्बली में भी ये मैसेज पहुंचाया। तो दुनिया अब सोचने पे मजबूर हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा था कि ये जो हमारे एटम बम से ये दिवाली के लिए नहीं रखेगी है, तो जिसने इलेक्शन कैंपेन, तो उस वक्त शायद दुनिया भी ये समझ रही थी कि ये अपीजमेंट की पॉलिसी है, वो वोट को गेन करना चाहता है, शायद इलेक्शन के बाद वो काम डाउन हो जाएगा। लेकिन उसका असली चेहरा जो उसने इलेक्शन के पहले कहा था, उसने असली चेहरा इलेक्शन के बाद विन करने के बाद वाज़ेह कर, उसकी पॉलिसी से ये वाज़ेह हो गया है कि उसके जो बयानात थे सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं थे, बल्कि उसका बुनियादी एजेंडा है। वो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करता, वो कश्मीरियों के बुनियादी और पैदाइशी हक आज़ादी को तस्लीम नहीं करता। ये सरवारकर की थ्योरी, ये फाशिस्ट बीजेपी रजीम का जो सिंबल है, उसने तमाम सफारतखानों को फाशिस्ट बीजेपी रजीम का सिंबल बना दिया, उसने तमाम सफारतखानों को ऑपरेशन का सिंबल पूरी दुनिया में इंडिया ने बना दिया। आज वो नरेंद्र मोदी की जो अग्रेसिव पॉलिसी है, जो 20वीं सदी के हिटलर को जिसने दुनिया में देखा है, वो उस सूरत में उभर आई 21वीं सदी का साउथ एशिया के अंदर हिटलर। तो पाकिस्तान ने जब ये मैसेज दुनिया को पहुंचाया तो दुनिया अब सोचने पे मजबूर हो चुकी है कि अगर नरेंद्र मोदी का इस रास्ते में अगर हमने रुकावट न डाली, नरेंद्र मोदी को इस रास्ते से रोका ना, जिस रास्ते तबाही के रास्ते की तरफ जा रहा है, तो साउथ एशिया के रीजन के अंदर आज नहीं तो कल एटमी जंग छिड़ने का खतरा मौजूद है। ये इस कश्मीर के इशू को उजागर करने के लिए पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई, सब हुकूमतों ने इस इशू को उजागर किया। मौजूदा हुकूमत ने तो बहुत ज़्यादा बूस्ट इसको दिया और दुनिया भर में इसको हाईलाइट किया इस इशू को। आप चूंकि वहाँ पर यूके में इसको चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ के पॉलिटिशियंस क्या समझते हैं कि वाकई इसको रिजॉल्व होना चाहिए और कितनी जल्दी होना चाहिए, और आपका क्या किरदार इसके अंदर? पहले तो शायद जो उनके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट थे माजी के, जो हुकूमतें दुनिया भर की में भी थी कि हमारी जो तजारती मंडी है, अब जो थ्रेट परसेप्शन जो उसने इंक्रीज कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, अब वो समझते हैं कि जो 1.5 बिलियन की जो इकॉनमी के जो कंज्यूमर हैं पाकिस्तान और इंडिया के, तो वो खतरे में है। जो कंज्यूमर उनकी मार्केट है वो खतरे में है, और वो उसको खतरे में डालने वाला नरेंद्र मोदी है। तो अब ये सिर्फ इस रीजन के लोग नहीं अफेक्ट होंगे, बल्कि पूरी दुनिया की जो इकॉनमी से अफेक्ट होगी, पूरी इसका जो असरात पूरी दुनिया में पड़ेंगे। अब वहाँ के आलमी अदारे अब ये सोचने पे, वहाँ की हुकूमतें सोचने पे मजबूर हो चुकी है कि अब इंडिया जो है जिस डगर पे चल चुका है और इंडिया की क़यादत जिस शख्स के पास है, उससे इंडिया की उसे छुटकारा चला जाए। और ये जो इसके अंदर जो अग्रेसिवनेस जो आ रही है वो मसला कश्मीर की तरफ की वजह से आ रही है। और मसला कश्मीर तो एक तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात तो है ही है, लेकिन वो ये समझ रहा है कि जो उसका जो विजन है नरेंद्र मोदी का अटूट अंक का, जो ग्रेटर भारत का, अखंड भारत का है, तो उसका जिसने पहला स्टेप उसका आगाज जो जम्मू कश्मीर से किया है, अब उसका जो अखंड भारत का जो बटान से लेके काबुल तक ये पूरा का पूरा एक उसका एक फलसफा मौजूद है। तो वो दुनिया समझ रही है कि वो अपने इस फलसफे पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो अब दुनिया समझ रही है कि इस मसला कश्मीर को रिजॉल्व होना चाहिए, ताकि दो ममालिक के दरमियान जो टेंशन है इसको कम से कम किया जाए, डिफ्यूज किया जाए। जो अब दुनिया सोचने पे, अब देखें जिस तरह आपको इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज किया, जिस तरह BBC ने आपको कवर किया, कि आप माजी में तस्वर कर सकते थे कि इस तरीके से अग्रेसिव तरीके से पूरे जो कुव्वत के साथ इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया के इस जो स्टेप को जो है कंडेम भी किया है। इसको इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से इसको उजागर कर रहा है इशू को आप लोगों की मेहनत से, क्या आप उससे मुतमईन हैं? मैं समझता हूँ कि माजी की बैलेंस शीट में उठाऊं और मौजूदा की बैलेंस शीट जो 5 अगस्त के बाद जो मीडिया की जो उठाऊं, तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया ने माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो इस मसले को हाईलाइट किया। जिस तरीके से हमारी तो एक्सपेक्टेशन उस जिस पे वो पूरा नहीं उतरा, लेकिन माजी के मुकाबले में समझता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया ने, मतलब मैं समझता हूँ कि उसको 1000% से भी आप 10 गुना ज़्यादा भी कहें तो 10 गुना ज़्यादा उसने
इसमें मसले को हाईलाइट किया। ये 2015 में एक आपने बहुत बड़ा वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज किया था, यूनाइट किया था लोगों को, और एक प्रोटेस्ट आपने किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि वो क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ था। देखिए कि नरेंद्र मोदी को पूरी बरतानिया हो, अमेरिका हो, उस पर जाने में पाबंदी थी, क्योंकि गुजरात के अंदर जो उसने जेनोसाइड किया था मुसलमानों के खिलाफ, दूसरा वजीर आ रहा था। जब वजीर आजम बना तो उसका ये था कि मैं दुनिया भर में जाऊँ, अपने आप को एक पॉपुलर लीडर के तौर पर तस्लीम कराऊँ। इसने वेम्बले स्टेडियम बुक करवाया, वहाँ पर 13 नवंबर 2015 को उसने एक जलसे का ऐलान किया था, और उसने बड़ी चालाकी के साथ 13 नवंबर 2015 को देखे तो वो जुम्मे का दिन था। अच्छा। तो जुम्मे का दिन जो शाम बड़ी बिजी दिन होता है, लेकिन उन्होंने तो अपने अंदर एंटरटेनमेंट का एक सामान पैदा किया था। वो बिलियन रुपीज इंडियन रुपीज खर्च किए, या मिलियन पाउंड्स उन्होंने वहाँ पे खर्च किए। तो उसके मुकाबले में हमारे जो कश्मीरी पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उसने ये ऐलान किया कि हमें अगर अपनी दुकानें बंद करनी पड़े, अगर हमारे टैक्सी बेस बंद करने पड़े, या कोई बिजनेस बंद करने पड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी 1 लाख कश्मीरियों का कातिल है और हम 1 लाख कश्मीरी शहदा के वारिस हैं। हजारों की तादाद में लोगों ने वेम्बले स्टेडियम के बाहर एहतजाजी मुजाहरे पे वहां पर इकट्ठे होकर भारत का ज़ल्माना चेहरा एक्सपोज किया, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। नरेंद्र मोदी जो ये चाह रहा था मैं जाऊंगा और वो कोई मेरे खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा नहीं होगा, तो मैं आपको ये पैगाम इस मीडिया के थ्रू जो पूरी पाकिस्तान को मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी इस मसले के साथ दिल जान के साथ मौजूद है। वो उनके दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, और जब तक कश्मीरियों को उनका पैदाइशी और जायज़ा हक दुरादित नहीं मिलेगा, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस मसले को हाईलाइट करें और कश्मीरी की आवाज़ बने, और हर फोरम में भारत के ज़ल्माना चेहरे को वो बेनकाब करेंगे। कितना एक इसमें आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी बात है आप यूके में रहते हैं, वहाँ पर वहाँ के अपने लॉज भी हैं, हर वक्त निकल के प्रोटेस्ट भी नहीं किया जा सकता, हर मुख्तलिफ इश्यूज भी होते होंगे, तो किस तरह से आप लोगों को वहाँ पर यूनाइट करते हैं? ऐसी बात है वहाँ पर। जी, आपकी बात रही साहब ठीक है, लेकिन हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो एक जमहूरी मुल्क है। जिस तरह मकबूजा कश्मीर में वो हमारी नरेंद्र मोदी आवाज़ को दबाने के लिए उसने 1 मिलियन फोर्सेस डिप्लॉय की हुई है, यही उसने हिकमत अमली बरतानिया में भी इख्तियार की है। इंडियन हाई कमिश्नर ने हाल ही के अंदर होम सेक्रेटरी से वो मिली, उसने कहा कि 26 जनवरी को जब यौम जमहूरिया था भारत का, उसको कश्मीरी यौम स्याह के तौर पर मना रहे थे, उस मुजाहरे पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन मैं आपके वसादत से, इस PTV की वसादत से मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आपने जो अपनी जमहूरी जो आपकी बुनियादें हैं, या जमहूरी वाले से जो आप पहचाने जाते हैं, आपने उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि कश्मीरियों का जमहूरी हक है भारत के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज करना, हम इनके जमहूरी हक को किसी सूरत में दबा नहीं सकते। उन्होंने हमारे मुजाहरे पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि हमें उसको राइट दिया, और ब्रिटिश मीडिया ने उस मुजाहरे को उसको कवर भी किया, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर हम मुजाहरा कर रहे थे, भारत को मालूम था कि भारत की हुकूमत को 100 से ज़्यादा शहरों के अंदर 26 जनवरी को इंडियन जो सिविल सोसाइटी ने जो भारत का जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो उसने सिटीजनशिप की सूरत में बिल की सूरत पास की, उसके खिलाफ बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे थे वहाँ पर। तो इसने यही स्ट्रेटेजी उसने लंदन में इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन बरतानिया ने इस स्ट्रेटेजी को मानने से इनकार कर दिया। तो मैं इस हवाले से बरतानी हुकूमत को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो कश्मीरी के जमहूरी हक के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन का वहाँ पर कितना एक रोल है और वो कितना एक उजागर करने में आपके साथ सपोर्ट करते हैं? ऐसी बात है, इशू तो बेसिकली पाकिस्तान का है ना, तो वो दोनों मिलकर पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर है, पाकिस्तानी हाई कमीशन किस तरह से लीड करते हैं काम? पाकिस्तानी सफारतकार तो अपनी सतह के ऊपर जदोजहद करते होंगे, वो तो गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है ना, वो आपके पास जो सपोर्ट उनकी जो देखें बात सुनिए कि हमारे जितना भी जो मूवमेंट है वो इंडिजिनस मूवमेंट है, हमारी कश्मीरी डायस्पोरा पाकिस्तानी डायस्पोरा, वो ये चीज़ नहीं है कि पाकिस्तानी सफारतकार कहेगा तो वो निकलेंगे, पाकिस्तानी सफारतकार कहेगा बैठ जाएंगे। लोगों की जेन्युइन कमिटमेंट है, लोग इंफरादी तौर पर लोग चाहते हैं कि निकले, कोई उठे ना उठे, कोई खड़ा हो ना हो, हुकूमत खड़ी हो या ना हो, आवाम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। सही है, ये मैं इससे भी कह सकता हूँ अगर आने वाली हुकूमतें भी हों, अगर वो किसी मसले पे कम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन आवाम पाकिस्तानी आवाम कश्मीर के मसले पे कम्प्रोमाइज़ करने के लिए किसी सूरत में वो तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और वो समझते हैं कि
वहाँ पे सैयद अली शाह गिलानी 90 ईयर्स बड़ा शख्स, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान हमारा है, उस नारे का जवाब वो बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर इजहार यकजहती की सूरत में देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों की कमिटमेंट इतनी ज़्यादा है कि इस इशू के ऊपर तो उनको किसी भी इंडिकेशन की, किसी भी ऐलान की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये इतने बड़े जब मुजाहरे हुए, लोग खुद निकले, ये सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद यूनाइटेड है वहां पर इस इशू के ऊपर। इस इशू पे तो कोई सवालिया निशान है ही नहीं है कि हमारे दरमियान कि ये सियासी जमात है, ये मसल की जमात है या कोई, इस हवाले से सारी कम्युनिटी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होकर सारी की सारी जो बस पाकिस्तानी है उसका ये मौकफ है कि इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए और रिजॉल्व भी किया जाए। और पाकिस्तानी का मौकफ वहाँ पर यही है कि इस मसले के बुनियादी फरीक कश्मीरी है और कश्मीरियों को उनका जमहूरी हक, बुनियादी हक, फंडामेंटल हक के उदाहरण मिलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसको अब तक हल हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। क्या आप समझते हो रुकावटें हैं इसके अंदर? देखिए, इसमें इस मसले में सबसे बड़ी रुकावट तो अक़वाम मुत्तहिदा के डबल स्टैंडर्ड्स तो है ही हैं, लेकिन इंडिया डिनायल मोड में है। इंडिया डिनायल मोड में है और इंडिया जो माजी के अंदर वो अपने शोबिस के जरिए, बॉलीवुड के जरिए अपने आप को एक बड़ा जमहूरी मुल्क और बड़ा एक सेकुलर मुल्क अपने आप को प्रेजेंट करता था दुनिया के दरमियान, कि अब वो दुनिया जान चुकी है कि ये मतलब ये एक ऐसा मुल्क है कि जो मतलब जमहूरी, जब इनकी जमहूरियत जब कश्मीर की तरफ जाती है तो दफन हो जाती है। अब इंडिया फुली तौर पर एक्सपोज हो चुका है। अब दुनिया का कोई ऐसा दायरा नहीं है जो इंडिया के इस कदम का, इस जो एक्शन की मजम्मत न करता हो। अब अक़वाम मुत्तहिदा को भी रियलाइजेशन हो चुकी है कि अब इस मसले के ऊपर अगर उन्होंने नेग्लिजेंसी दिखाई, लापरवाही दिखाई, तो जो किसी सूरत में इस खिते का अमन जो है ना कायम नहीं रह सकता। अगर इस खिते का अंदर अमन कायम नहीं रह सकता तो इसकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले दुनिया का कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि जो हमारी जो कंज्यूमर मार्केट है 1.5 बिलियन की सूरत में वो सेफ है। अब दुनिया को जो नरेंद्र मोदी ने अपने एक्शंस के जरिए बता दिया कि ये सेफ नहीं है। अब यह पाकिस्तान की हुकूमत किस लेवल के ऊपर इस चीज़ को दुनिया को बावर कराने में कामयाब होती है, ये भी एक सवालिया निशान है कि किस लेवल के ऊपर इस चीज़ को आगे लेके बढ़ती है। बहुत शुक्रिया जनाब राजा फ़हीम कियानी साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।